वो उनको कुछ पता ही नहीं होता, मतलब उसको उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो अ, मतलब क्या रिएक्ट करना है, क्या बात करनी है। किसी भी मुल्क से जब लड़ूंगा तो उसको थकाऊंगा, ही वुड टेक इट वेरी लॉन्ग, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसराइल ने दमास्कस पे क्यों हमला किया। मैं आपको एक चीज सबसे टॉप रॉयल कमांडर होते हैं, समझो वो आर्मी का भी बाप होता है, उनको वो काफी ग्रुप्स बने, 60-70 हजार लोग पाकिस्तानी भी शहीद हुए इसी वॉर के चक्कर में थे। उनकी ज्यादा कोई स्पीड भी नहीं थी, 140-150 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से उनकी स्पीड थी। और मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, बाकी के जो 56 ममालिक हैं वो बगैरत हैं, ये गैरतमंद है, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत कॉमन सा टॉपिक है और बहुत सारे दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके लिए एक वीडियो बनाऊं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, मैं चाह रहा था कि वो वीडियो बनाऊं उस दिन, बट मैंने कहा कि चलो यार एक आध दिन और वेट कर लो कि थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था। मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी थी इस हवाले से, और कि ये क्यों हुआ इवेंट, इसकी बैकग्राउंड क्या बना, इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे। ये इंसिडेंट हुआ है ईरान और इसराइल का, जब ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर। अच्छा, ये ईरान और इसराइल की जो जंग है वो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स कैसे आ गई। झगड़ा तो इसराइल और फलस्तीन का चल रहा था, ये ईरान एकदम से बीच में कैसे आ गया, ये आप लोग जरूर सोचते होंगे। एक तो इस जंग के हवाले से बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने जो 300 ड्रोन्स इसराइल के ऊपर अटैक किए हैं, वो तकरीबन 99%, अगर आप बात करें तो तकरीबन 270, 280, तकरीबन 290 तक ड्रोन्स गिरा दिए थे। 8-10 ड्रोन्स थे जो वो गिरे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो सारी खैर वो हम लोग इस पे बात भी कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो उनको कुछ पता ही नहीं होता, मतलब उसको उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो अ, मतलब क्या रिएक्ट करना है, क्या बात करनी है। अब हंस मतलब तारीफ करनी है ईरान की, अप्रिशिएट करना है, बैंड बजानी है ईरान की, मतलब ना कोई इनको हिस्ट्री पता होती है, ना कोई उनका कोई रेलेवेंसी बताते हैं, ना वो कोई डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब बस कमेंट करना है, रिएक्ट करना है, कोई भी जो है ना वो बोल देना है कुछ भी। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, या इनफैक्ट हमारे आप न्यूज़ चैनल्स के अगर आप आ जाएं, उनके जो आप थंबनेल्स देखें वीडियो पे, वो अजीब से उन्होंने जो है वो थंबनेल्स बनाए हुए हैं इन्होंने। खैर, हम ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसराइल और ईरान के जो अभी झड़पें शुरू हुई हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम थोड़ा सा इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे, इट हैज नथिंग टू डू विद फलस्तीन पे। जो ईरान इसराइल का जो जो बमबारी चल रही है, उनके ऊपर ऑक्यूपेशन चल रही है, इस पे इससे ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है, और इसराइल वैसे ही करता रहेगा। और आपने सोचा होगा कि यार इतने तकरीबन अक्टूबर 7 से लेके तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे इतने हज़ारों लोगों की जान ले ली है, उन्होंने शहीद किए हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब, और पूरा उनका इसराइल फ़लस्तीन का स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स वगैरह, वो सारी तबाह कर ली उन्होंने। उस वक्त ईरान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, और ये अब एकदम से हीरो कैसे बन गया, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका पर्पस ईरान का अटैक करना इसराइल पे, इट वाज द रिटेलिएशन, इट वाज द रिवेंज अगेंस्ट जो दमास्कस में इसराइल ने ईरान की जो जो एम्बेसी है उस पर अटैक किया था। और उस एम्बेसी के जो सिक्योरिटी गार्ड है, इट वाज द कमांडर। और वो कमांडर जो है वो सबसे टॉप रॉयल कमांडर होते हैं, समझो वो आर्मी का भी बाप होता है। उनको उन्होंने वहां पे शहीद किया था उस अटैक पे इसराइल ने, और जिसका बदला जो है वो ईरान को बनता था लेना, बट वो खामोश थे कुछ टाइम तक। शायद वो जनवरी में हुआ था, आई एम नॉट श्योर। खैर, तो वो एक अटैक हुआ था, तो उस पर ईरान ने वैसे ही बोल दिया था कि मैं अटैक करूंगा।
और बता के ये अटैक किया था। बता के क्यों किया, मैं आपको उसका भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। खैर, तो ये थोड़ा सा एक रीजन था, मेजर रीजन था ईरान का उस पर अटैक करना इसराइल पे। तो वो अटैक बेसिकली चाहता तो वो पिछले महीना 1.5 महीना पहले भी करता जब वो इंसिडेंट हुआ था, बट वो चुप रहा था ईरान। असल में ईरान जो है ना वो प्रॉक्सी वॉर्स के में हमेशा इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सी वॉर्स यूज करता है सीरिया के थ्रू, यमन के थ्रू, अपनी आर्मी को, अपने जो कमांडोज होते हैं, अपनी जो इंटरनल जिहादिस्ट होते हैं उनको भेजते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, और वो इसराइल के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होते हैं। वो इट्स कॉल्ड द प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का जो सबसे सिंपल टर्मिनोलॉजी वो है, डायरेक्ट एज ए कंट्री मैं डायरेक्ट नहीं लड़ूंगा अपने दुश्मन के खिलाफ, वो मुख्तलिफ कंट्रीज को इन्वॉल्व करके उनको सपोर्ट करके उनको पुश करूंगा। इस प्रॉक्सी वॉर का जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया दे दूं कि पाकिस्तान भी बहुत बड़ा विक्टिम था। अफगानिस्तान में जो उसामा बिन लादेन का अटैक हुआ था यूएसए में, और उसके बाद पाकिस्तान वाज द विक्टिम ऑफ द प्रॉक्सी वॉर। यहीं पे उनके यूएसए की बेस बनी, सब कुछ यहीं पे हुआ। और फिर पाकिस्तान ने जब उन पे अटैक किया, सॉरी, इसने यूएसए ने जब अटैक किया अफगानिस्तान पे, जब वो चला गया या बहुत सारे के बाद, तो तकरीबन जो अफगानी जो तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, तो वो काफी ग्रुप्स बने, 60-70 हजार लोग पाकिस्तानी भी शहीद हुए इसी वॉर के चक्कर में। तो ये इट्स कॉल्ड द प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तानी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे उस वॉर के अगेंस्ट, बट वो क्योंकि वो हिस्सा बन गए थे उस वॉर का, तो इस वजह से वो उसका उसका उन्होंने नुकसान भी जो है वो बर्दाश्त किया। खैर, तो ये ईरान हमेशा ही करता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज को इन्वॉल्व करके वो ईरान इसराइल के अगेंस्ट में। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इसराइल अटैक्ड ऑन द एम्बेसी ऑफ ईरान इन डमास्कस। और फिर रिटेलिएट तो करना था, और ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं अटैक करूंगा, और इस अटैक में जो है वो बता के किया उन्होंने। और जैसे वो पूरी तैयारी करें, उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा ना आए इसराइल के ऊपर। जैसे वो ईरान खुद भी ये नहीं चाहता था कि वही कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि उन्होंने सिंपली वर्ड यूज कर दिए थे धमकी के वक्त कि भाई ये अटैक जो होगा वो रिवेंज होगा। सो उन्होंने एक अटैक किया। खैर, वो तकरीबन 300 ड्रोन्स, तो वो ईरान और इसराइल का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, बट उन्होंने तकरीबन 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे। और खैर, वो पूरा अटैक किया। उनको पता था कि ये अटैक इतना कामयाब नहीं जाएगा। उनको आइडिया था, क्योंकि उनकी ज्यादा कोई स्पीड भी नहीं थी, 140-150 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से उनकी स्पीड थी। और नाउ here's the big part, जो इसराइल की जो मेन टेक्नोलॉजी है, विच इज द आयरन डोम। आयरन मींस लोहा, और डोम का मतलब होता है वो जो एक कुब्बा नुमा कुछ बना होता है। सो इट्स अ कवर, इट्स आयरन डोम अराउंड द इसराइल। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इट्स अ वायरलेस बेसिकली टेक्नोलॉजी है, वो पूरे के पूरे एयर स्पेस को कवर कर देती है। कोई भी सिग्नल उसमें, एयर डिफेंस जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो उसी के ही एरिया में अगर कोई अटैक होता है, जैसे इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था उन 300 ड्रोन्स का, तो वो उसको आसानी रोक सकते हैं। वो डिटेक्ट करता है उस अटैक को। कोई भी ऐसी कोई चीज उस स्पेस के अंदर आ जाती है, तो उसको डिटेक्ट करेगा फौरन से, वो जो है वो उसको जो है वो डिफ्यूज करता है बेसिकली, राइट। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आयरन डोम। आप जरूर इसके बारे में स्टडी करिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करिएगा। तकरीबन 2011 से, पिछले 13 सालों से ये इसराइल के पास है, और इनकी अपनी ही बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है। और 13 साल हो गए तकरीबन। इसमें यूएसए ने भी बहुत ज्यादा फंडिंग की थी, क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज्यादा वो नहीं थे, क्योंकि इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये मेरे नहीं ख्याल से किसी और मुल्क के पास होगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयरन डोम का मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, इसराइल और ईरान का आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता। मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्न है ना, वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन इस पे, राइट। इसमें जो एक असल में यार, यहाँ पे पाकिस्तान में ना, आपको भी पता है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट एक दो तबके जो है वो आपस में हमेशा इनकी जो है ना वो लड़ाइयाँ मुख्तलिफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस ओपिनियन से, रिलीजियस बिलीव्स पे इनके जो है ना वो झगड़े चल रहे होते हैं, राइट। तो
इस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने हमला किया, वो कामयाब रहा नहीं रहा, इट वाज प्लान्ड, इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, क्या था, बट वो एक मखसूस तबका हम लोग जो है वो, क्योंकि वो एक सर्टेन रिलीजियस सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ईरान, तो हम लोगों ने फिर फौरन मौका उठाया और हमने बोलना शुरू कर दिया एंड खामोश नहीं रहे और उनको बोल दिया कि यार ये फेक है, ये नकली हमला है, ये स्क्रिप्टेड है वगैरह। देखो, अगर जब जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो ना, आप नहीं कह सकते, राइट? ईरान ने बता के हमला किया है। ईरान ने जो है वो, मैं एज अ मैं अपना ओपिनियन, मैं ये कोई फैसला नहीं करूंगा कि वो ये अटैक था या स्क्रिप्टेड था, कुछ भी एनीथिंग। ये आपके ऊपर मैं स्टिल छोड़ूंगा कि आप अपना ओपिनियन दें और आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करें, इसका बैकग्राउंड देखें, इसके रीजंस देखें, पर्पस देखें, क्या था उस अटैक का। खैर, सो पाकिस्तानी अवाम, बहुत सारी अवाम हैप्पी विदाउट रीजन कि भाई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मुख्तलिफ, आपको एक एक जो ना रिएक्शन बता रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम के, कि भाई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, बाकी के जो 56 ममालिक हैं वो बेगैरत हैं, ये गैरतमंद है वगैरह वगैरह। खैर, दूसरा रिएक्शन क्या था कि उनको पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या है, वो क्यों अटैक हुआ था, कुछ भी नहीं पता, बस वो अपना जो है वो खुले मैदान में क्या बोलते हैं, गैर की शादी में बेगाना नाचना, इस तरीके से कुछ कहावत है। खैर, सो अच्छा, पाकिस्तानी अवाम वैसी भी है। एक तो वो बोल दिया कि भाई ईरान बहुत ज्यादा जो है वो हीरो है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये वो। अब एक और अवाम का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एक वो अवाम भी है जो कि तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जब ईरान ने बलूचिस्तान पे अटैक किया था, वो एक मिसाइल था बेसिकली, कुछ जिसमें कुछ एक बच्चा और दो शायद वो कोई किसी की हलाकत हो गई थी, शहीद हो गए थे उस अटैक से। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। तो जिसपे पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था और एकदम से रिवेंज करने के लिए वो उन्होंने काउंटर अटैक किया था और फिर वो अपनी आर्मी भेज दी और फिर काउंटर अटैक के तकरीबन 7-8 लोग उनके भी बेचारों के जो शहरी थे, जैसे हमारे शहरी शहीद हुए तो उनके भी शहरी जो है वो वैसे ही शहीद हुए, जिसमें 2-3 बच्चे भी थे, एक आध नौजवान और एक आध बूढ़े थे। खैर, तकरीबन 7-8 लोगों की हलाकत हुई। तो वहां पे जो हमारे आवाम जो है वो ईरान को गालियां और ये वे ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और मतलब उधर भी कोई बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस वो तो उस पे बस वो बोलना है, भाई आपको कमेंट करना है, आपने रिएक्ट करना है, करना तो है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर ले तो मौका नहीं छोड़ना पड़ता। खैर, अ, उस वक्त भी बहुत सारा जो एक अवाम का जो जंग था, वो उन्होंने ईरान को बहुत ज्यादा विलन कहा और बोला कि यार हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, सही किया, इनको वहीं पे जाके मारो, ये करो वो करो। खैर, दुश्मन है हमारा, बहुत सारी बातें की। एंड तो मैं आपको एक मिला जुला अवाम का जो है वो एक रिएक्शन बता रहा हूँ। मुझे हैरत होती है इस तरह के लोगों को, उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद, उनकी वीडियोस देखने के बाद, एकदम से जो है वो उनका या तो बिल्कुल एंटी ईरानियन हो जाते हैं या तो बिल्कुल प्रो ईरानियन हो जाते हैं। आई मीन, कोई आप एक न्यूट्रलाइज्ड कमेंट नहीं कर सकते, आप एक न्यूट्रल होके आप सोच नहीं सकते, आप विदाउट हिस्ट्री, विदाउट नोइंग द हिस्ट्री, विदाउट नोइंग द पर्पस, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड आप कमेंट कर रहे होते हैं। यार ये थोड़ा सा एक यार अजीब सी जहालत, आई वुड से। फिर अब अच्छा कुछ बोलो तो फिर उस पे रिएक्शन आ जाएगा, यार तुम इसराइल का फेवर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अच्छा, फिर उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलो, यार तुम ये क्या बोलते हो, तुम तो ईरान का साथ दे रहे हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये सारा प्लान है। अरे यार भाई माफ कर दो, क्या करें, बोलो क्या करें, हम क्या। खैर, एक मैंने कहा कि ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, तो अब नाउ इट्स ओपन ऑन यू, आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे यार इसको, ईरान और ये इनका अटैक क्यों हुआ था। फलस्तीन को 6 महीने तक मारते रहे, फलस्तीनियों को 6 महीने तक शहीद करते रहे, कोई मुल्क नहीं आया और किसी ने कोई बात नहीं की, मतलब सिर्फ बातें करते रही, डिप्लोमेटिक कोई जो है वो उन्होंने नहीं किए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो जॉर्डन ने जो ईरान के जो ड्रोन्स थे वो गिराए। तो अब मुझे बताएं कि जॉर्डन वो एक 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 स्ट्रेटेजिकली उस गल्फ कंट्रीज का जो है वो पार्ट है, जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है बेसिकली।
तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, अब आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करें, आप थोड़ा सा होमवर्क अपना भी पूरा करें एंड आप खुद भी देखें कि यार ये किसका क्या बैकग्राउंड है, वो डमास्कस में हमला कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसका बैकग्राउंड देखें। ईरान और इराक की वॉर थी, तो ईरान ने जो है वो इसराइल को पुश करके इराक पे अटैक करवाया था, और जिसपे हमारे जो इराक के कमांडर थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। खैर ये आप सारी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू रीड द हिस्ट्री यार, उसको थोड़ा सा रिसर्च करो, उसको थोड़ा सा पढ़ो, फिर आप सोशल मीडिया पे आके कुछ कमेंट करो, कुछ बात करो। आई मीन in my opinion it was a diplomatic revenge, honestly speaking। वो एक क्योंकि ईरान हमेशा जो है ना वो डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ता कभी भी, वो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू जाता है, और हमेशा वो इम्पैक्ट छोड़ता है कि भाई मैं आप लोगों को थका के, मैं किसी भी मुल्क से जब लड़ूंगा तो उसको थकाऊंगा, ही वुड टेक इट वेरी लॉन्ग, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसराइल ने डमास्कस पे क्यों हमला किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसराइल ने जो ईरान की एम्बेसी पे हमला किया डमास्कस में, उसका बहुत छोटा सा रीजन है, जो मैंने एनालिसिस पढ़े, कुछ वीडियोस देखी, जो जिनको मैं मेंटोर मानता हूँ, जिनके मैं एनालिसिस भी सुनता हूँ और जो मुझे लॉजिकल भी लगते हैं। वो बेसिकली हुआ ये है कि जो नेतन्याहू है और उनके अपने ही मुल्क में इसराइल में ही बहुत सारा, तकरीबन हर वीकेंड पे उनकी आवाम उनके अगेंस्ट में चलाते हैं, उनकी पॉलिसीज की ना कि उनके कि वो इसराइल के ऊपर अटैक, फलस्तीन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, बट उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं वगैरह वगैरह, 10 चीजें हैं। आई मीन फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना ज्यादा कोई अच्छा काम नहीं हो रहा उनसे, तो उनकी अपनी आवाम उनके अगेंस्ट में जाती है। तो अगर कोई इलेक्शन हो जाए, अगर मैं बात करूं, तो वो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो हार जाए। तो उन्होंने देखा कि यार मैं डिप्लोमेटिकली अब मैं अकेला हो रहा हूँ, इसराइल की बात कर रहा हूँ, मतलब यूएसए ने भी डायरेक्टली साथ नहीं दिया था। उन्होंने इनफैक्ट शट अप कॉल दे दी थी इसराइल को कि यार आपको जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना जंग में, यू नीड टू कॉम योरसेल्फ। आप पहले से ही जो है वो बहुत तबाही मचा चुके हो फिर उसमें फ़लस्तीन में, आप पहले से ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट चुके हो। वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो एम्बुलेंसेज, जो इमरजेंसी सर्विसेज जाती थी फ़लस्तीन पे, आपने उनके ऊपर भी अटैक किया है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला इसराइल के ऊपर कि यार अब दैट्स एनफ, बहुत हो गया, यू नीड टू स्टॉप इट। इस वजह से थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी प्रेशर में आ गया। अब उन्होंने कहा कि यार आई मीन मैं अकेला हो रहा हूँ, इसराइल ने सोचा कि मैं अकेला हो रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं ऐसा क्या करूँ कि पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो मेरे फेवर में आ जाए, और मतलब किसको मैं छेड़ूं, बेसिकली कौन से ऐसी ऐसे कौन से मुल्क को छेड़ूं कि जिसमें पूरा का पूरा वेस्ट जो है ना वो मेरी फेवर में आ जाए और उसके अगेंस्ट में। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि यार ईरान इज द ओनली वन जिसके ऊपर पाबंदियां भी हैं, जिसके ऊपर यूएसए भी अगेंस्ट में है, उनकी पॉलिसीज और उनके जो जो न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर बेसिकली उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर भी अगेंस्ट में है, इंटरनेशनल पाबंदियां भी है, वेस्ट भी इसके अगेंस्ट में है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टारगेट टू स्टार्ट विद। इनसे थोड़ा सा पंगा लेता हूँ, जैसे वो डेफिनेटली रिटेलिएट भी करेंगे, वो रिवेंज भी लेंगे, तो थोड़ा सा एक कॉर्नर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बाय ईरान टू अटैक ऑन इसराइल। उसका रीजन ये है कि वो वैसे ही डिप्लोमेटिकली अकेला हो चुका था, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि वो शायद कुछ दिन में वो बैक हो जाता। उनका टारगेट था कि वो भाई हमास को मुझे क्लियर करना है, वो मतलब बिल्कुल उनके कमांडर्स को खत्म करना है, मतलब दे कुड नॉट डू इट। वॉर अभी भी जारी है, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, एक छोटा सा एरिया है, उनको खत्म कर सकते थे, बट दे कुड नॉट डू इट। वो बेचारे जो जो फ़लस्तीन है ना, उनके पास हथियार है ना कुछ भी है, इनके ऊपर इसराइल के ऊपर इसराइल के पास पूरी की पूरी जो है वो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल दे कुड नॉट फिनिश द टारगेट। तो ये टेक्निकली एक जो है ना वो गेम, दे आर लूजिंग द गेम इसराइल। सो ईरान का ये गलत फैसला था मेरे हिसाब से, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ये हुआ है कि एक पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो गया है, पूरा का पूरा जो वेस्ट है वो इसराइल के फेवर में आ गया। और ऑल्दो यूएसए या दूसरे जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर में, बट एक एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो, वो थोड़ा सा एक
इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो खैर अब क्या होना है, आगे क्या होगा वो आप खुद भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा ऑफ कोर्स। आई एम नॉट आगे क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने कहा कि एक ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आप एक आइडिया दे दूं। नाउ आपके थोड़ा सा एक एनालिसिस बन रहे होंगे कि यार वाकई में क्या ऐसा था, वाकई में। थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करिएगा प्लीज, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो, डू शेयर योर फीडबैक। एंड थैंक यू सो मच अगेन।